हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आज ही क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइनोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का पहला क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, साइनोटिक हार्ट डिजीज़। आज बात करेंगे अपन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की। लास्ट क्लास में बात करी थी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ की। इसके बाद जैसे अपोजिट कंडीशन है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी एसाइनोटिक के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि एसाइनोटिक अपन जो है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी कंडीशन जो है वो राइज नहीं होती, साइनोसिस राइज नहीं होता, यानी ऑक्सीजन की कमी जो है वो एकदम से पूरी तरीके से ब्लॉक जो है वो नहीं होती है। इस डिजीज कंडीशन की बात करें तो नाम आ रहा है साइनोसिस। साइनोसिस आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा स्किन का। तो एक साइन भी यहाँ से देखने को मिलता है अपने को कि ब्लूइश कलर हो जाएगा स्किन का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यानी इस ऐसी वाली बीमारियों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अपने को क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। इसलिए इन डिजीज कंडीशन को किन के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर इन्वॉल्व किया गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर इन्वॉल्व करी गई है। इसके अंदर फर्स्ट वन डिजीज होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ये बात करें तो TOF। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में क्या होता है, टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4, यानी ये जो डिजीज कंडीशंस है जो इन्वॉल्व करी गई है साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, इसके अंदर 4 डिजीज कंडीशन जो है वो इन्वॉल्व करी गई कि 4 डिजीज कंडीशन से मिलके एक डिजीज कंडीशन बनती है। चारों डिजीज कंडीशन की बात करी जाए तो चारों डिजीज कंडीशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन होती है इसके अंदर VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंड डिजीज कंडीशन, सेकेंड डिजीज कंडीशन होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थर्ड डिजीज की। थर्ड डिजीज होती है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। 3 डिजीज कंडीशन होगी, मिलके कितनी डिजीज कंडीशन से मिलके बना है, 4 डिजीज कंडीशन से। फोर्थ वन होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। 4 डिजीज कंडीशन हैं, चारों को इन्वॉल्व करके अपन क्या बोलते हैं, कंबाइनली टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। अब बात करेंगे चारों के अंदर होता क्या है और साइनोटिक हार्ट डिजीज क्यों बोलते हैं। तो बात करी जाए तो सबसे पहले मान के चलो कि हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेम्बर हैं, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे मेजर आर्टरी निकलती है, नाम होता है उसका एओर्टा, एओर्टा। राइट वेंट्रिकल से भी एक आर्टरी निकलती है जिसको मेजर आर्टरी बोला जाता है, आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम में सारा का सारा ब्लड जो है बॉडी से आता है, लाने वाला काम करती है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लाती हैं लंग्स से और लाके जो है प्योरीफाइड ब्लड जो है वो डालती कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये जनरल हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इस डिजीज कंडीशन के अंदर अपन ने कितनी डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व करी है, 4 डिजीज कंडीशन। साइन सिम्टम यहीं से निकल के आ जाएंगे सारे के सारे।
सबसे पहले बात करते हैं VSD अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। होता क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी दो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में क्या बन जाएगा, सेप्टम बन जाएगा और उन सेप्टम की वजह से क्या आता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो पहली डिजीज कंडीशन हो गई VSD, यानी इस कंडीशन में अपने को VSD देखने को मिलता है। सेकेंड वन अपन देखा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस का मीन्स क्या होगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसका डायमीटर जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम होता है, यानी ये मान के चलो कि ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। थर्ड वन कंडीशन क्या होती है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का मीन्स है कि एओर्टा यहाँ से राइड होनी चाहिए, ये जो पर्टिकुलर जगह दिख रखी है यहाँ से एओर्टा जो है निकलती है। ऐसी वाली डिजीज कंडीशन के अंदर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का मीन्स होता है कि जहाँ VSD ओपन होता है, इसके ऊपर से अपने को एओर्टा है वो जस्ट सामने से दिखाई देती है कि यहाँ से लगभग एओर्टा जो है वो ओपन होती है, यानी यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है वो एओर्टा जो है ओपन नहीं होती। इसको बोलते, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, यानी ये आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। तो यहाँ से जनरली एओर्टा अपने को दिखाई देती है। ये तीन कंडीशन जो है इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, किस डिजीज कंडीशन के अंदर अपने को, टेट्रालॉजी ऑफ फ्लूइड के अंदर। अब फोर्थ वन कहाँ से आती है, बात करेंगे अभी अपन। होता क्या है कि कंटिन्यूसली यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जो है दोनों तरीके से जो भी वॉल लगे हैं उन वॉल से सारा का सारा ब्लड है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल में जब भी ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी नैरो है, पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो रखा है, तो यहाँ से ब्लड को निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन के पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पावर लगेगा। सेकेंड वन थिंग क्या है कि ओपनिंग इधर से भी है, तो ब्लड इधर से नहीं जाने के बजाय कहाँ से चला जाता है, इधर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से भी अगर ब्लड इमीडिएटली निकलेगा तो कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आता है और कुछ अमाउंट के अंदर प्रेशराइज ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, एओर्टा के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि एओर्टा का जो ओपनिंग है वो जस्ट सामने है, किसके, जो VSD बना है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बना है, उसके इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग है। तो ब्लड जो है वो इधर से भी कहाँ चला जाता है, एओर्टा के अंदर चला जाता है। कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड जो है वो कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आता है, बल्कि यहाँ से जनरली ब्लड नहीं जा पाता है। तो यहाँ से ब्लड निकालने के लिए कंटिन्यूसली राइट जो वेंट्रिकल होता है उसको बार बार पंप करना पड़ता है। और जिस भी मसल्स की अपनी एक्टिविटी बार बार करते हैं, जिस भी मसल्स के ऊपर अपन प्रेशर बार बार लगाते हैं, धीरे धीरे उस मसल्स की साइज़ क्या होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है, यानी ये मसल्स भी क्या होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है। तो इस वजह से राइट वेंट्रिकल है उसकी क्या होने लग जाती है, हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल है उसकी साइज़ क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि बार बार यहाँ से पंप करने में रेजिस्टेंस आ रहा है, पावर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और ये पावर अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसकी वजह से क्या राइज हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी राइज हो रही है। तो ये 4 डिजीज़ कंडीशन थी जो अपने को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलती हैं। अब बात करें अपन कि इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ क्यों बोला गया। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होने के पीछे रीज़न यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या होती है, एकदम से लेस होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होगी तभी कौन सी कंडीशन अराइज होगी, साइनोसिस की कंडीशन अराइज होगी। रीज़न क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि बॉडी से सारा का सारा ब्लड यहाँ आया, तो बॉडी से जो ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में। सारा का सारा ब्लड यहाँ है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में कुछ ही अमाउंट जो है, बहुत ही माइनर अमाउंट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाती है, बाकी अमाउंट कहाँ चली जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी तो भी एओर्टा में जाएगा, और यहाँ से डायरेक्टली पंप कर दिया जाता तो भी एओर्टा में जाएगा। एओर्टा जो सप्लाई कर रही है वो किसको सप्लाई कर रही है, अपनी बॉडी को सप्लाई कर रही है। तो बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड, जो इधर से जो ब्लड आ रहा है वही सारा कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर। कौन सा ब्लड हो गया वो, CO2 ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कौन सी कंडीशन होगी, साइनोसिस। इसलिए इस डिजीज़ कंडीशन को अपन कौन से डिजीज़ कंडीशन बोलते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ बोला जाता है। बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अपने को इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर एक डिजीज कंडीशन हो रही VSD हो रही, इट मीन्स अपने को हार्ट रेट ज़्यादा दिखाई देंगी,
मरमर हार्ट साउंड है वो जनरली दिखाई देता है। टेकिपनिया पेशेंट जो वो सांस बार बार लेगा। ये जनरल कंडीशन जो VSD की थी, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना, ये वाले डिजीज़ का साइन सिम्टम अपने को सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे जो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ मेजर साइन, अलग साइन होते हैं, स्पेसिफिक साइन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार अगर बच्चा क्राई कर रहा है ये कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो नहीं रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही तो क्राई करेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, स्किन ब्लू हो जाती है। स्किन ब्लू हो जाती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्लू स्पेल, या दूसरा नाम बोला जाता है उसका टेट स्पेल। ब्लू स्पेल या टेट स्पेल, ये किसकी वजह से हो रहा है, साइनोसिस की वजह से। पूरी स्किन का कलर जो है ब्लू हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही इसकी वजह से। तो ऐसे पूछा था कि ब्लू स्पेल हो रहा है, टेट स्पेल हो रहा है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या साइनोटिक हार्ट डिजीज से बच्चा सफ़र कर रहा है, तो बच्चे को कौन सी पोजीशन देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पोजीशन बच्चे को दी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस का आंसर होता है स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन यानी एक तरीके से बच्चे को उकड़ू बिठा दिया जाता है। इसके अलावा बात करें स्क्वेटिंग के अलावा दूसरी नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है वो ऑप्शन में ज़रूर मिलेगी, या तो बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन देंगे या स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे। तो जितने भी साइन एंड सिम्टम अपन ने VSD की रिगार्डिंग पढ़े हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है अपने को, ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। बच्चा जब भी क्राई करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उस कंडीशन में स्किन का कलर जनरली ब्लू हो जाता है। और उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन अपने को देनी है, स्क्वेटिंग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाती है कि चाहे साइनोटिक हार्ट डिजीज में पोजीशन पूछें चाहे टेट स्पेल में पोजीशन पूछें, आंसर क्या होगा, स्क्वेटिंग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन। इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो चार ऑप्शन में से एक जरूर मिलेगा। तो ये क्या है, इनका आंसर होना है। इसके अलावा बात करी जाए अपन कि इसके अलावा क्या क्या साइन अपने को देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर एक साइन देखने को मिलता है अपने को क्लबिंग ऑफ फिंगर। क्लबिंग ऑफ फिंगर, बात करिए क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर होता है नेल जो है वो यहाँ से उभरे हुए होते हैं, फिंगर्स जो होती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ की उंगलियाँ जो होती हैं उनकी साइज जो है वो लार्ज हो जाती है, यानी लेंथ बढ़ जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। और लेंथ बढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई इस टिश्यू तक नहीं हो रही है, इस पर्टिकुलर टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ से क्या बनने लगा, धीरे धीरे कोलैटरल सर्कुलेशन बनने लगा था, यानी कंपनसेटरी सर्कुलेशन एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो बार बार कोलैटरल सर्कुलेशन आगे की तरफ बनते रहे तो इनकी साइज धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, नाखून ऊपर की तरह उभर आते हैं। ये जो नेल्स होते हैं, जब दोनों नेल्स को अपन जो है वो मैच करके देखते हैं, इनके बीच में जो है एंगल बनता है। अगर इस एंगल से अपन सामने वाली चीज़ देखते हैं तो इस एंगल से अपने को सामने वाली चीज़ दिखाई देती है। और ये वाला जो एंगल्स होता है दो नेल्स के बीच में, दो अपोजिट उंगलियों के बीच में, इस एंगल को अपन बोलते हैं लोवी बैंड एंगल। लोवी बैंड एंगल, कौन सा एंगल बोला जाता है, लोवी बैंड एंगल। तो ये लोवी बैंड एंगल जो है वो क्या हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, अपने को सामने वाली कोई भी चीज़ इधर से दिखाई नहीं देती है। जब यहाँ से नाखून उभर आते हैं तो, और यहाँ से नाखून उभर आते हैं तो उसकी वजह से जो साइन अराइज होता है उस साइंस को अपन बोलते हैं स्कर्मर्थ साइन। स्कर्मर्थ साइन, तो स्कर्मर्थ साइन भी क्लासिकल साइन है किसका, साइनोटिक हार्ट डिजीज का या टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में लोवी बैंड एंगल जो है वो एकदम से क्लोज हो जाता है। और इसके अलावा बात करें उस कंडीशन में कौन सा साइन दिखने को मिलता है अपने को, स्कर्मर्थ साइन और क्लबिंग ऑफ फिंगर भी दिखाई देता है। इसके अलावा एक और इन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तो हार्ट की साइज बिगड़ जाती है, और हार्ट की जो साइज दिखाई दे रही है अपने को वो कैसी साइज हो जाती है हार्ट। बात करें साइन की तो हार्ट की जो साइज है, बार बार राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से साइज जो है वो इम्पेयर हो जाती है, साइज जो हार्ट की बिगड़ जाती है, और साइज जो है वो कैसी हो जाती है, बूट शेप। बूट शेप
बूट शेप हार्ट अपने को दिखाई देता है। तो बूट शेप हार्ट है वो किसका क्लासिकल साइन है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में अपने को कैसा हार्ट दिखाई देता है? बूट शेप। रीजन क्या है इसका? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा तो हार्ट की साइज जो कैसी हो जाती है? बूट शेप हो जाती है। अगर हार्ट की साइज बूट शेप है, इसका पता अपने को कैसे लगेगा? एक्सरे के थ्रू। जब भी अपन एक्सरे करवाएंगे तो अपने को पता लगता है। तो एक्सरे एक डायग्नोस्टिक फीचर है किसका? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में एक्सरे करवा के देखेंगे, अगर बूट शेप हार्ट अपने को दिखाई दे रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है किसको? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके डायग्नोसिस की तो अपने को क्या करवाना है? इकोकार्डियोग्राम करवाना है। इसके अलावा बात करें तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू भी अपने को पता लग सकता है कि पेशेंट कौन सी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन भी एक डायग्नोस्टिक फीचर हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तो क्या था इसका? एक्सरे करवाने से पता लग जाता है और कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाने से पता लग जाता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का मैनेजमेंट क्या हो सकता है? तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का मैनेजमेंट क्या होगा? वीएसडी जो हो रखा है उसको क्या कर दिया जाए? यहाँ से बंद कर दिया जाए। वीएसडी को अगर जनरली यहाँ से बंद कर देंगे और ऑपरेट करके जो पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका डायमीटर क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो क्या हो सकता है कि ब्लड यहाँ से जाके प्यूरिफाई होकर लंग से वापस से लेफ्ट एट्रियम में आ सकता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट इसका कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट है। तो जनरल क्वेश्चन जो आते हैं तो बूट शेप हार्ट पे आएगा, पोजीशंस कौन सी देनी है, क्लबिंग ऑफ फिंगर जनरली देखने को मिलता है। और ऐसा भी आ सकता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आगे दिए वाले 4 ऑप्शन में से कौन सी डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती या कौन सी होती है। तो ये चारों ही अपने को याद रखनी चाहिए। वीएसडी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये चारों के चारों डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व करी गई है किसके अंदर? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। तो ये पहली कंडीशन थी किसकी? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। अब अपन बात करते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर एक और डिजीज कंडीशन। साइनोटिक के अंदर सेकंड वन डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व करी गई है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। होता क्या है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज? मीन्स ग्रेट आर्टरीज कौन कौन सी ग्रेट आर्टरीज? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, उनका क्या हो जाता है? ट्रांसपोजिशन। जिस पोजीशन से वो निकलनी होती हैं उनके जस्ट अपोजिट निकलती हैं। होगा क्या बीमारी में? जैसे वही सेम कंडीशन बात मान के चलें अपन, ये हार्ट है और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं जनरली? 4 चैम्बर। यही वही राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सारी की कंडीशन सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? लेफ्ट है। और ये कंडीशन जो है वो कौन सी है? राइट है। अपन ने लास्ट जो डिजीज कंडीशन पढ़ी है इससे जस्ट पहले टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, उसके अंदर अपने संटिंग देखी कि राइट टू लेफ्ट संटिंग है। लेफ्ट टू राइट संटिंग सिर्फ और सिर्फ एसाइनोटिक में होती है। सारी साइनोटिक बीमारियों में जनरली संटिंग है वो राइट टू लेफ्ट होती है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और यहाँ से एओर्टा निकलती है। ये एओर्टा जाके ब्लड सप्लाई करती है कहाँ? सारा का सारा बॉडी के अंदर। और बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से बॉडी की जो वेन्स हैं उनके थ्रू लाके कहाँ डाल दिया जाता है? राइट एट्रियम में। ये जो पार्ट होता है वो सारा का सारा ब्लड सप्लाई कहाँ करता है? लंग्स को। और लंग्स से क्या होता है? गैसेज जो है वो एक्सचेंज होती है और ये वाला ब्लड जो है प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लाके कहाँ डाल दिया जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी के अंदर। ये जनरल सर्कुलेशन होता है। अब ये वाली जो डिजीज कंडीशन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, इसके अंदर दोनों आर्टरियाँ एक दूसरे के अपोजिट जगह से निकलती हैं, एक दूसरे की अपोजिट जगह से ज्वाइन हो जाती हैं। तो इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है? इस डिजीज कंडीशन के अंदर जस्ट अपोजिट होगा कि यहाँ से तो क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब होगा क्या? सपोज करो ये यहाँ का हार्ट है। अब अगर यहाँ से इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो निकलती है तो पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके ज्वाइन किससे हो रही है? लंग्स से ज्वाइन हो रही है। और ये लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू किससे ज्वाइन हो रहा है?
राइट वेंट्रिकल से ज्वाइन हो रहा है। तो ये कहती है एक पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल गई? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल से एओर्टा जब भी निकलता है तो एओर्टा तो किसको सप्लाई करेगा? हमेशा और हमेशा बॉडी को सप्लाई करेगा। ये बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो जाके कहाँ डाला जाता है? सारा का सारा राइट एट्रियम में, ये सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। तो सारा का सारा ब्लड कहाँ डालता है? राइट एट्रियम में। अब क्या हो गया कि दो अलग सर्कुलेशन बन गए। इस वाला सर्कुलेशन का ब्लड इसमें मैच नहीं हो रहा, इस वाला इसमें मैच नहीं हो रहा। यानी जो ब्लड लंग्स तक पहुंच रहा है इस कंडीशन में वो बॉडी तक नहीं पहुंच रहा, जो बॉडी से होके निकल रहा है वो लंग्स तक नहीं पहुंच रहा। यानी ग्रेट आर्टरी का जब भी ट्रांसपोजिशन होता है तो दो अलग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बन जाते हैं, अलग अलग, दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। तो सारी की सारी बॉडी में कौन सी सप्लाई होती है? CO2 की सप्लाई, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूमता रहता है। तो इस कंडीशन में बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, अलाइव नहीं रहेगा, मर जाएगा। एक ही कंडीशन शर्त है कि जिंदा रहने के लिए कि अगर VSD ASD में से कोई भी एंगल जो डिफेक्ट है वो अगर है, यानी साथ साथ VSD ASD को भी प्रेजेंट है, तो थोड़ी बहुत माइनर अमाउंट के अंदर कौन सा ब्लड इधर आ सकता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है वो इधर जा भी सकता है। तो ASD VSD अगर हो तो कुछ टाइम के लिए बच्चा जो है सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज बच्चा जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है हालांकि, क्योंकि बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा। फिर भी बुक्स के अंदर अगर अपन थ्योरेटिकली बात करें तो इन जो आर्टरीज हैं जो ट्रांसपोजिशन हुआ उनको वापस से कट करके उनका जो प्रायर प्लेस है वहाँ कनेक्ट करके ये वाली सिचुएशन जो हुआ क्या कर दी जाती है? जनरेट कर दी जाती है। बट इतने टाइम के लिए बच्चा जिंदा नहीं रहेगा कि जो ऑपरेशन होना है, जो OT होनी है, जो सर्जरी होनी है उसके लिए बच्चे के पास टाइम हो। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके अंदर बच्चा जो है बिल्कुल भी अलाइव नहीं करेगा। तो ये वाली डिजीज़ कंडीशंस कौन सी है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। साइन सिम्टम अपने को जनरली वही देखने को मिलते हैं जो यहाँ देखने को मिल रहे थे लास्ट वाली कंडीशन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। बट ये और भी सीरियस कंडीशन है और भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके अंदर बच्चा अलाइव नहीं रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ये सेकेंड डिजीज़ कंडीशन थी कौन सी? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरी का एक अलग से सिस्टम है कि इसके अंदर दो अलग डिफरेंट सर्कुलेशन अपने को देखने को मिलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग हो जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग हो जाता है, दो डिफरेंट सर्कुलेशन, और दोनों का ब्लड आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं होता अगर ASD और VSD डिफेक्ट नहीं रहेंगे तो। सेकेंड डिजीज कंडीशन थी साइनोटिक के अंदर कौन सी? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। लास्ट क्लास में जब भी अपन ने कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो थी उनका क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। तो अपन ने अभी तक डिस्कस किया है साइनोटिक और साइनोटिक का। अब बात करते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कंडीशंस की। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स बोले तो कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज जो होती हैं यानी उन डिजीज़ कंडीशन के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है ब्लॉक हो रही है कहीं ना कहीं। और इसके अंदर एकमात्र डिजीज़ कंडीशन आती है, डिजीज़ कंडीशन है कोएक्ट्रेशन ऑफ एओर्टा। कोएक्ट्रेशन ऑफ एओर्टा, कोएक्ट्रेशन ऑफ एओर्टा। अब एओर्टा के अंदर होता क्या है? कोएक्ट्रेशन ऑफ एओर्टा के अंदर कि जो एओर्टा है उसका असेंडिंग पार्ट भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है। इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा की तरफ जो है वो एओर्टा आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है। तो इसके अंदर डिसेंडिंग एओर्टा का जनरली ये डिफेक्ट है कि डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो क्या होता जाता है? नैरो होता चला जाता है। ये कंजेनिटल डिफेक्ट है कि बचपन के साथ ही अपने को डिसेंडिंग एओर्टा है वो नैरो दिखाई देता है। तो डिसेंडिंग एओर्टा नैरो दिखाई देने के पीछे क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हार्ट है। अब यहाँ से जब भी एओर्टा निकलता है तो इधर से कोरोनरी आर्टरी निकलती, ये वाला एओर्टा जो जा रहा है वो कौन सा एओर्टा है? असेंडिंग एओर्टा। जब भी असेंडिंग एओर्टा जाता है तो यहाँ से भी वो डिवाइड होता है और यहाँ से डिवाइड होने के लिए भी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो निकलती हैं। कौन सी आर्टरी? जो अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करती हैं, सबक्लेवियन आर्टरी वगैरह, ब्रेकियल आर्टरी वगैरह, और इसके अलावा जो ब्रेन को सप्लाई करती है यानी कैरोटिड आर्टरी। वो सारी की सारी आर्टरी कहाँ से निकलती हैं? यहाँ से निकलती है। ये जो आर्च ऑफ एओर्टा बना है, आर्च बना। अब ये नीचे की तरफ हार्ट के पीछे से एओर्टा निकलता, हार्ट के पीछे की साइड से, सामने की जो इमेज होती है इसमें अपने को दिखाई नहीं देता। एओर्टा निकलता, ये वाला एओर्टा कौन सा होता है? डिसेंडिंग एओर्टा।
और ये डिसेंडिंग आउटा कहाँ सप्लाई करता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, लोअर बॉडी का जो पार्ट होता है, एक्सट्रीमिटीज ऊपर की एक्सट्रीमिटी को छोड़ के और नेक को छोड़ के सारा का सारा लोअर पार्ट होता है, उसको सप्लाई कौन करता है, डिसेंडिंग आउटा सप्लाई करता है। अब ये डिसेंडिंग आउटा जब उसके अंदर कोएक्टेशन होता है, कोएक्टेशन का मीन्स क्या होता है, ये डिसेंडिंग आउटा नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है तो नीचे की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नीचे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे कि अगर नीचे की ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है मीन्स इन आर्टरीज में ब्लड क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। इन आर्टरीज में ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो ऊपर की जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनके अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा। ऊपर की एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ अपने को बीपी भी क्या दिखाई देगा, बढ़ा हुआ। ब्लड ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब स्किन भी क्या होगी वहाँ की, वार्म, यानी वार्म अपर एक्सट्रीमिटीज़ अपने को जनरली हैं वो दिखाई देंगी। इसके अलावा बात करें अपन ऊपर के पार्ट की, हेड के पार्ट की, तो फ्लशिंग ऑफ फेस दिखाई देगा। फ्लशिंग क्यों होगा, रेडनेस वहाँ क्यों होगी, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा। हो सकता है कि वहाँ अपने को स्वेलिंग भी दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन पल्स की, तो बाउंडिंग पल्स अपने को दिखाई देती हैं जब भी अपन रेडियल आर्टरी में। बाउंडिंग पल्स का मतलब पूरी भरी हुई आर्टरी अपने को दिखाई देती है कि आर्टरी पूरी की पूरी है जो भरी हुई है, बाउंडिंग पल्स जो आ रही है, तो बाउंडिंग पल्स अपने को दिखाई देती हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। ये सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं जनरली जब भी अपन अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, तो कोएक्टेशन हो रखा है एओर्टा का, एओर्टा कोएक्टेशन है मीन्स नैरो हो रखी है, तो नीचे की तरफ ब्लड जो है कम जा रहा है, नीचे की तरफ ब्लड कम जा रहा है तो बीपी लो। स्किन दिखाई क्या देगी अपने को, कूल क्लेमी स्किन है या कोल्ड स्किन है वो दिखाई देती है। अगर बात करें अपन फ्लशिंग ऑफ फेस की, तो नीचे कोई भी फ्लशिंग या कोई भी स्वेलिंग एडिमा अपने को दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा बात करें बाउंडिंग पल्स की, तो नीचे की तरफ अपने को कैसी पल्स दिखाई देती है, जनरली वीक पल्स। वीक पल्स होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जितना फ्लूइड जाना चाहिए उतना फ्लूइड जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर नहीं जा रहा। तो ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर। इसके अलावा सिम्टम की अगर बात करें तो अगर कंटिन्यूसली हेड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है या नेक के ऊपर ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो लेटर स्टेज के अंदर अपने को इंक्रीज आईसीपी भी दिखाई देता है। और अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज आईसीपी होता रहा है, कंटिन्यूसली नेक के अंदर प्रेशर बढ़ता रहा तो कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि लेटर स्टेज के अंदर अपने को एपिस्टेक्सिस भी दिखाई दे जाए, यानी नेजल ब्लीडिंग जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाए। एपिस्टेक्सिस क्योंकि कंटिन्यूसली कैपिलरी जो है नोज के उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो उनके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ा है तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, अदरवाइज आईसीपी जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये वाली डिजीज कंडीशन जो है अपने को देखने को, साइन सिम्टम जो है अपने को इस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जब भी अपन डायग्नोज करेंगे तो डायग्नोसिस परमानेंट जो होता है वो तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू होता है कि कार्डियक कैथेटर जो है वो अपन को डाल के देखना पड़ता है कि कितनी डिजीज़ कंडीशन जो है वो कौन से पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर है। इसके अलावा बात करें अपन बैलून एंजियोप्लास्टी जो है वो करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। बैलून एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि बैलून डाल दिया जाता है, बैलून डालने के बाद जो आर्टरी होती है उसका डायमीटर पूरा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, फिर से उसकी नैरोनेस है वो खत्म हो जाती है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है। डायमीटर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर होती रहेगी। तो बैलून एंजियोप्लास्टी इसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अगर कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट करना है तो दोनों एंड जो हैं जहाँ से कोएक्टेशन हो रखा है दोनों एंड को काट के और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस यानी एंड टू एंड दोनों के एंड वापस में ज्वाइन कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई फिर से प्रॉपर बनी रहती है। तो ये वाली डिजीज कंडीशन कौन सी थी, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो इसके साइन सिम्टम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है औरों से, और कौन सी हार्ट डिजीज के अंदर आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।